वाला है। पिछला एपिसोड में बता देता हूँ, जोयान त्यानमिंग वैली में आ गया था। जियांग युआन के साथ जन त्यानमिंग वैली को घूमता है, जिसके बाद बुयुंग नाम का बंदा जोयान को चैलेंज कर देता है। तो उसके साथ जोयान की फाइट होती है, लेकिन जियांग युआन उसे आकर बताता है कि अबे साले वो जो क्लेड का बंदा है। ये सुनकर बुयोंग तो डर से कांपने लगता है, कहता अरे बाप रे, शुक्र है मैंने इसे चोट नहीं पहुंचाई, वरना तो हम पेल दिए जाते और पता भी नहीं चलता। जिसके बाद जॉन कहता है अरे भूल जाओ ब्रदर, ये छोटी मोटी बातें, हम लोग तो बस खेल रहे थे। और इसके बाद वो स्टार टेरेस के ऊपर बैठ कर स्टार और मून को देख रहा होता है और यूनर और काइलिन को याद कर रहा होता है। तभी जॉन कहता है अरे भाई घर की याद आ रही है, भाभी बच्चों को याद कर रहे हो। तभी जॉन कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार। तो कहता है लेकिन तुम्हारा एक घर तो होना चाहिए। तो जॉन कहता है घर तो था, लेकिन इस नई जगह पे अब कहाँ घर ढूंढो, बसा लेंगे कुछ टाइम बाद, वक्त लगेगा लेकिन घर ही घर हो जाएंगे, चिंता मत करो। जिसके बाद जॉन कहता है हालांकि यहाँ मेरा एक घर है, लेकिन मैं उसका मेंबर हूँ या नहीं मुझे नहीं पता। और ये एपिसोड मैंने वही एंड किया था। तो ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। जियांग युआन जोयान की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आने के बाद आप डुइकुई महाद्वीप में वापस नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर तो जॉन डर के मारे जमीन से कूद पड़ता है, क्योंकि एम्परर मिंग ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। जिसके बाद जॉन तुरंत सरप्राइजिंगली कहते हुए कहता है नहीं मैं वापस नहीं जा सकता, इसका क्या मतलब है, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं देख पाऊंगा, मेरी जियो फैमिली, यूनर, काइलिन। जोयान के हैरान फेस एम्पसन को देखकर जोंग यांग स्माइल करते हुए जॉन की तरफ देखता और कहता है वास्तव में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि अब तक कोई ऐसा कर नहीं पाया। ये सुनकर जॉन थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि कम से कम कोई तो रास्ता होगा। जिस पे जॉन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या कोई रास्ता है। तभी जोंग यान कहता है क्या पता, हो भी सकता है, लेकिन वास्तव में तरीका बहुत ज्यादा सरल है, जो कि है डाउडी लेवल को क्रॉस करना। उसके बाद इस चीज के बारे में बात करना आसान हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि केवल एक पर्सन डाउडी को पार करने में अपनी सारी लाइफ लगा सकता है। ये सुनकर तो जोयान की हार्ट बीट रुक गई और जॉन कहता है सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। साथ ही उसे याद था कि एम्परर मिंग द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डाउडी को क्रॉस करना कितना ज्यादा मुश्किल था, और इसके बारे में तो बात करना भी मुश्किल था। इसीलिए जोयान अकेले टाइम को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता था, क्योंकि एक से दूसरे लेवल पर जाने में 1000 साल से ज्यादा का टाइम लगने वाला था। 2 से तीसरे में 4000 साल, तीसरे से चौथे में 10,000 साल, और चौथे से पांचवे में पता नहीं कितना। जिसके कारण जॉन कहता है अगर इतना टाइम लगा तो मुझे लगता है उस टाइम तक तो जितने भी मेरे रिलेटिव जियो क्लेन में हैं उनमें से कोई बचेगा ही नहीं। और ये सोचकर जॉन उदास हो जाता है और जॉन सोचता है कि अब वो शायद अपने फैमिली मेंबर से कभी भी नहीं मिल पाएगा। जिसके बाद जॉन अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को याद करके थोड़ा सा उदास होने लगता है। और अगर उसे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो वो कभी भी इस क्लेन में नहीं आता, आई मीन इस कॉन्टिनेंट में, या कि कभी डाउडी में प्रमोट ही नहीं होता। तभी जियांग यान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप डाउडी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, इतने सारे लेवल्स को क्रॉस करके डाउडी बन सकते हैं, तो आप डाउडी लेवल को भी क्रॉस कर ही सकते हैं। इसीलिए आप अपनी पूरी कोशिश करें, कम से कम उम्मीद की एक किरण तो होगी। जिस सुनकर जॉन कहता है यूनर, काइलिन, मेरे बच्चों, मेरी फैमिली, मेरा इंतजार करना। और इसके बाद जॉन धीरे धीरे खुद को ठीक करता है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जॉन बिल्कुल सुस्त आलस से भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका वही पास्ट वाला कमिटेड फेस एम्पसन एक बार फिर से आता है और जॉन कमिटमेंट करता है कि नहीं, मैं डाउडी को क्रॉस करके रहूंगा। साथ ही जॉन को पता था कि ये इतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, और शायद वो फर्स्ट पर्सन होगा जो ऐसा करने की सोच रहा है। लेकिन जब तक उसके पास आखिरकार एक मोटिव था, एक लक्ष्य था, तब तक कम से कम वो आंखें बंद करके आगे तो नहीं बढ़ने वाला था। वो आखिरकार एक पाथ पे चल सकता था और अपना सबसे बेस्ट कर सकता था। तभी जॉन के कॉन्फिडेंस को एक पल में वापस आते हुए देखकर जियांग युआन अचानक से दंग रह जाता है और वो खुद से ही कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बंदा वास्तव में डाउडी को क्रॉस करने के बारे में सोच रहा है। इम्पॉसिबल, ना जाने कितने साल बीत जाएंगे। साथ ही उसे पता था कि न जाने कितने टैलेंटेड लोग जो कि जोयान की तरह स्टार्टिंग में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, धीरे धीरे उनका भी कॉन्फिडेंस बोल गया होता है। लेकिन जियांग युआन जोयान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वो उससे रोकता बिल्कुल भी नहीं है और कुछ भी नहीं कहता, और जोयान के साथ स्टार्स को देखने लगता है और पुरानी बातें करने लगता है। पूरी रात जोयान जियांग युआन एक दूसरे से चैट करते रहते हैं और जोयान को बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलती है जिससे तो उसका खून खौलने लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि डाउडी महाद्वीप है, ये कभी किसी ने खत्म नहीं किया, और कई पावरफुल प्लेसेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पे छिपे हुए हैं, लेकिन कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाया। कई स्ट्रॉन्ग पर्सन्स ने इस जगह की जर्नी भी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इसलिए डाउडी महाद्वीप की हर जगह जो कि लोगों से भरी हुई थी, वो खतरों से भी भरी हुई थी, और इन खतरों के सामने कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करता था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इस कॉन्टिनेंट में कौन सा पावरफुल पर्सन कब अपेयर हो जाए। तभी जन कहता है वैसे यहाँ छिपा क्या है,
क्योंकि जॉन काफी क्यूरियस होता है इन चीजों के बारे में जानने के लिए। तभी जोंग यॉन बताता है डाउडी महाद्वीप में एल्केमिस्ट एक जॉब की तरह जो काफी अजीब और अनएक्सपेक्टेड है। साथ यहाँ की पिल है, उनकी रैंक भी काफी ज्यादा है और एक मेडिसिनल पिल का यूज करते हुए एक पावरफुल पर्सन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है और अपने सपोर्ट में खड़ा किया जा सकता है। साथ ही मेडिसिनल पिल सच में काफी मिस्टीरियस है, क्योंकि जो भी उन्हें यहाँ पे क्रिएट कर सकता है वो उनके अंदर खुद की मेमोरी को क्रिएट करने के लिए हेवन और अर्थ की यूज पावर को भी यूज कर सकता है, जो कि नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन पिल्स को रिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है। अगर कोई एल्केमिस्ट है तो स्वाभाविक तौर पर उसे पिल को रिफाइन करने के लिए आइटम्स की तो जरूरत होगी ही। साथ ही डाउडी महाद्वीप या कि कॉन्टिनेंट में ऐसी चीजें भी हैं जो कॉन्टिनेंट पर अलग अलग फ्लेम की जैसे हैं, लेकिन ये अलग अलग फ्लेम के बराबर नहीं है। साथ ही यहाँ की फ्लेम काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और वो जॉन को बताता है कि यहाँ पे आपकी जो दी फ्लेम है या कि एम्परर फ्लेम, उस फ्लेम का यहाँ की फ्लेम्स के साथ रैंकिंग करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ पे पावर लेवल ऑफ फ्लेम्स कितनी पावरफुल है। जिसके बाद वो बताता है कि डाउडी महाद्वीप में इस तरह की फ्लेम को तियान हुओ कहा जाता है। हालांकि बेसिकली डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर तियान हुओ एकमात्र पावरफुल फ्लेम नहीं है और यहाँ पे भी चीजों के बीच की बैलेंस में इन और यांग एनर्जी भी है। जहाँ चीजें बैलेंस है वहाँ यांग है और स्प्रेड के साथ इन एनर्जी है। साथ ही डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर 3 अजूबे भी हैं, जो कि 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं, जिन्हें हम लोग 3 अजूबों के तौर पे जानते हैं, जिसमें से स्काई फायर पहला अजूबा है, घोस्ट दूसरा अजूबा और स्पिरिट फॉर्मेशन या कि सोल फॉर्मेशन तीसरा अजूबा है। और ये 3 अजूबे ऐसी चीजें हैं जिसका हर कोई सपना देखता है। हालांकि एक मजबूत पर्सन बनना पॉसिबल है जो एक ही टाइम पे हजारों लोगों को सप्रेस कर सकता है, लेकिन आपसे पावरफुल पर्सन आपको एक पल में गायब भी कर सकता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपको मिल सकती है तो आपके पास बहुत कुछ हो सकता है। साथ ही इन तीनों अजीबोगरीब चीजों के मालिक कुछ ही लोग हैं, ज्यादा लोगों के पास ये चीजें नहीं है। जिसके बाद वो बताता है कि मैं आपको बता दूं कि शायद डुइकी कॉन्टिनेंट में आपके पास जो भी चीजें थी वो यहाँ बेकार हो सकती है, लेकिन सभी के अपने अलग अलग चांसेस और लक होते हैं। हो सकता है कि आज आप किसी भी लायक ना हो, लेकिन कल रातों रात आप ग्रेट बन जाएं, यहाँ तक कि आपके पास एक ऐसा चांस हो जो कि आपको इस कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे अपर लेवल पर खड़ा कर दे। भाई वो तो होना ही है यार, अपने ठरकी को तुमने ऐसी ऐसी चीजें बता दी है, वो अभी के अभी उनके पीछे चला जाएगा। जिसके बाद बताता है वो कि तुम यहाँ जोयान पावर लेवल पर केवल एक चींटी हो और इस कॉन्टिनेंट में तुम्हें पता ही होगा कि पावर ही सब कुछ होता है। और इस तरीके से बात करते करते रात बीत जाती है और आसमान में लाल सूरज की लाली चारों तरफ फैलने लगती है, पक्षी चिंचिहाने लगते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और जो युआन और जियोंग युआन सुबह सुबह नीचे आए और हर कोई तियानमिंग वैली में घूमने लगता है। सभी डिसाइबल्स एक दूसरे से कॉम्पिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद जियोंग युआन बताता है कि तियानमिंग वैली का ट्रेनिंग ग्राउंड है और इसके बाद एक स्क्वायर की तरफ इशारा करते हुए कहता है आप यहाँ पे फाइट करने और भी ज्यादा एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए यहाँ पे अपने ओपोनेंट्स को चैलेंज कर सकते हैं। जिसके बाद जॉन देख सकता था कि उस स्क्वायर के ऊपर एक से बढ़कर एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग अटैक्स एक दूसरे के ऊपर चार्ज हो रहे होते हैं और इसके बाद एक फाइट स्टार्ट होने लगती है और सभी लोग रोर करने लगते हैं, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, शर्त लगा लो यही जीतेगा। और यहाँ पे 2 डाउडी एक दूसरे के पास फाइट कर रहे थे, जो कि वास्तव में हैरान करने वाली चीज थी। और चारों तरफ देखते हुए जॉन अंदाजा लगा लेता है कि तियानमिंग वैली में कम से कम 1000 डिसाइबल से कम डिसाइबल तो नहीं होंगे। और हर कोई सरप्राइज था क्योंकि ये इस तरीके का लाइनअप था जो कि किसी को भी डरा सकता था। आखिरकार डाउडी लेवल के सभी वॉरियर्स थे। साथ ही जोयान इन पावरफुल एक्सचेंजों को देखते हुए काफी ज्यादा क्यूरियस भी होता है और इन एक्सचेंज को जानना चाहता था। तभी बैटल आर्मर पहने हुए एक बंदा अचानक से आता है और वो जोयान को देखता है और जो कि जियोंग युआन के पास खड़ा हुआ होता है तो तुरंत ही पूछता है, अरे सेकंड सीनियर ब्रदर, ये बच्चा यहाँ नया है क्या? ये देखकर जियोंग युआन स्माइल करता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता। तभी वो बंदा सीधा जोयान की तरफ देखते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर तुम हमारे साथ कॉम्पिटिट क्यों नहीं करते हो? और ऐसा कहते वो बंदा अपने बालों में हाथ फेरने लगता है, पोजिंग मारने लगता है अपने ठरकी के सामने और उसके बाद वो जियोंग युआन को पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर देता है। साथ ही जियोंग युआन को भी ज्यादा फाइट आइट करना पसंद नहीं था क्योंकि वो लोगों को पेल देता था, उसकी पावर वैसी पावरफुल थी। तभी जियोंग भी स्माइल करते हुए कहता है, अरे नेकी और पूछ मैं तो खुद फाइट करना चाहता हूँ, चलो करते हैं। और तुरंत ही एग्री हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है, सीनियर ब्रदर जियोंग युआन ठीक है, क्योंकि सीनियर ब्रदर मुझे इनवाइट कर रहे हैं इसलिए मुझे उन्हें निराश तो नहीं करना चाहिए ना। और जियोंग स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखता है। ये देखते हुए जियोंग युआन के पास उसे रोकने का कोई भी कारण नहीं होता, इसलिए वो तुरंत ही कहता है, ये ओ ठीक है तुम यहाँ रोक सकते हो। वैसे ये बंदा म्यू फेंग है। और इसके बाद जियोंग युआन जोयान से उसका नाम फेमिलियर कराता है तो जियोंग से हिलाता है और अपने हाथों से उसे प्रणाम करता है और कहता है, मैं ब्रदर म्यू फेंग से कुछ चीजें सीखना चाहूंगा।
जिसमें म्यू फेंग सिर उठाते हुए स्माइल करते हुए कहता है हाँ हाँ ये काफी ताजा है, मुझे भी जूनियर के साथ काफी अच्छे से फाइट करनी चाहिए। जिसपे जियान स्माइल करता है और सिर हिलाता है और अचानक ही दोनों लोग बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत ही अरीना में पहुंच जाते हैं। तभी म्यू फेंग जोर से चिल्लाता है और उसकी फिगर भूतों की तरह अचानक से गायब हो जाती है और आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चार्ज होने लगती है। दूसरी तरफ जो कि अभी खड़ा ही हुआ था, ये देखकर तुरंत ही कहता है अच्छा जी हमसे छुपोगे, हाइड एंड सीक खेलोगे, अभी ढूंढते हैं तुमको, और अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैला देता है। साथ ही बू योंग के कंपैरिजन में म्यू फेंग वो भी 1 स्टार डाउडी लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर ही था, लेकिन बू योंग के कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल था और उसका पावरफुल और चारों तरफ फैलने लगता है और रेड कलर की फाइटिंग एनर्जी की चारों तरफ फैलने लगती है और म्यू फेंग की बॉडी को घेर लेती है। और इस पावरफुल एनर्जी के कारण तो कुछ वीक लोग सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। तभी जान कहता है क्या ये 1 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल की फाइटिंग एम्परर की पावर है, और अपनी आंखें से कोड़ते हुए मू यांग की म्यू फेंग की एनर्जी को फील करता है। तभी जान ने फील किया था कि इस प्रेशर के सामने ही स्टार्टिंग लेवल का डाउडी लेवल का बंदा फाइट नहीं कर पाएगा, लेकिन अपने ठरकी के लिए तो ये सब अलग ही चीजें थी। जिसके बाद जो यान भी अपने ऑरे को रिलीज करता है। हालांकि इस टाइम पे सभी लोग जो कि म्यू फेंग के पावरफुल ऑरे को देखकर काफी सीरियस होते हैं, जो यान को देखकर तुरंत ही हैरान हो जाते हैं। हालांकि तभी एक तेज पावरफुल एयर अटैक जो यान के ऊपर होता है और यह फिस्ट जो यान की तरफ आती है, लेकिन जो यान का फिगर अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर म्यू फेंग हैरान होते हुए कहता है वाह, उसे अपने पावरफुल और रिच बैटल एक्सपीरियंस के साथ पूरा भरोसा था कि वो जुआन से 1 ही 2 एक्सचेंज में जीत जाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में वो थोड़ा लापरवाह है, जिसके कारण वो अपने पैर को जमीन में पटकता और कहता मैं चूक गया। लेकिन तभी आवाज आती है येलो स्प्रिंग फिंगर, अब तो मैं उंगली करूंगा। और जुआन बिना किसी डर के अपने फास्ट के अटैकों को याद करता है और सीधा ही उस अटैक को उसकी तरफ चार्ज कर देता है, जिसके कारण येलो कलर की पावरफुल एनर्जी फिंगर म्यू फेंग की तरफ बढ़ने लगती है। हालांकि म्यू फेंग भी पीछे नहीं रहता और धीमी सी लपटें फूट पड़ती है और म्यू फेंग आगे की तरफ कूद पड़ता है जैसे कि कोई गिद्ध अपने खाने की तरफ झपट रहा हो। जिसके पास उसका पंच अचानक से जॉन के फिंगर अटैक की तरफ बढ़ता है। जिसके बाद म्यू फेंग कहता है क्या तुम सच में हेवन और अर्थ के बीच के पावर गैप को नहीं जानते, तुम मुझसे फाइट कर रहे हो इतनी सी पावर के साथ। तभी जॉन कहता है ना मुन्ना ना, अभी अटैक टकराए ना है, थोड़ा सा वेट कर लो। और इसके बाद जॉन अपने फिंगर से कहता है अरे जाओ। और जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है, जिससे आसपास के खड़े हुए सभी लोगों के कान के तान पूरे फट जाते हैं। जिसके बाद एक बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक ब्लास्ट होते हैं और जो यान अपने ओपोनेंट की पावर को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। और जोंग यान जब ये देखता है तो वो लड़ाई को रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि जैसे ही वो आगे कदम बढ़ाता है जोयान उसे रोक देता है तो कहता है रुकिए। इस टाइम पे जोयान के मुंह के कोने पे ब्लड तो होता है, पर चेहरे पर एक इंटरेस्टिंग स्माइल होती है। जिसके बाद जियो यान कहता है लड़ाई तो अभी शुरू हुई है और मैं वास्तव में काफी लॉन्ग टाइम से इस तरीके से नहीं लड़ा हूँ। ब्रदर जोंग यान प्लीज इस बार रास्ते में मत आना, मैं सच में किसी के साथ फाइट करना चाहता हूँ, और वैसे भी किसी फाइट में चोट लगना तो नॉर्मल सी बात है। जो यान की बात और कमिटेड बिहेवियर को देखकर तो म्यू फेंग भी दंग रह जाता है। उसे लग रहा होता कि क्या ये बंदा इडियट है, जिसे पता है कि पावर में इतना गैप है फिर भी ये लड़ना चाहता है। ये सेम वही लॉजिक हो गया कि हिरण शेर के साथ फाइट करने के लिए कहे कि नहीं मुझे तो लड़ना है। साथ ही उसे अच्छी से पता था कि अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो जान ब्लड की उल्टी करने लगता और यहाँ तक कि वो मर भी सकता था। दूसरी तरफ जो यान भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे भी पता था बंदे ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उसका चेहरा बदल जाता है और वो तुरंत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है। जिसके बाद जो यान कहता है फ्लेम्स और अनगिनत आग, यानी कि जॉन की फ्लेम्स वॉल में क्रिएट होकर जॉन की बॉडी के चारों तरफ घूमने लगती है। आसपास का स्पेस फ्लक्चुएट हो रहा होता है फ्लेम्स के कारण, टेम्परेचर तुरंत ही बढ़ जाता है। जिसके बाद उन सभी की नजरों के सामने वो फ्लेम्स एक साथ फ्यूज होने लगती हैं और इस तरीके के अजीबोगरीब मंजर को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर केवल एक एल्केमिस्ट ही वास्तव में फ्लेम्स को कंडेंस करने की स्ट्रेंथ रखता था। इसलिए उन्हें लगता कि अगर जोयान के पास ये ओरिजिनल फ्लेम्स है तो उसे फ्यूज करने की क्या जरूरत है, वो अपनी फ्लेम्स को फ्यूज क्यों कर रहा है। ये देखकर तो सभी के फ्यूज उड़ गए होते हैं और सभी डिसाइबल्स हैरान होते हैं। साथ ही उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये फ्लेम हेवनली फ्लेम है जो डुइकी कॉन्टिनेंट के अंदर युगों युगों से चली आ रही थी और जो किसी की भी लंका दहन कर सकती थी। तभी त्यानमिंग वैली के ज्यादातर डिसाइबल ये देखते हुए तुरंत ही कहते हैं एल्केमिस्ट, जैसे उन्होंने कोहिनूर हीरा देख लिया हो और इंग्लैंड में खोया हुआ कोहिनूर हीरा उन्हें वापस मिल गया हो। आखिरकार एक एल्केमिस्ट अभी भी इस कॉन्टिनेंट के अंदर काफी रेयर था और रेयर होने के कारण वो काफी ज्यादा कीमती भी था। आखिरकार एक एल्केमिस्ट की पोजीशन काफी ज्यादा मायने रखती थी और कोई भी एल्केमिस्टों को भड़काना नहीं चाहता था, लोग उनका सपोर्ट ही चाहते थे। दोस्तों इस टाइम तक म्यू फेंग भी अपने ईगोफुल बिहेवियर को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेता है। साथ ही दूसरी तरफ जो यान जिसे ताउसी एशियन गॉड का इनहेरिटेंस मिला था, इसलिए उसे फायर लोटस को फ्यूज करने के लिए या कि फ्लेम रॉड को क्रिएट करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हालांकि वो इस चीज को अफेयर नहीं करना चाहता था,
कि उसके पास अलग अलग फ्लेम्स हैं, लेकिन अगर जोयान इसका यूज नहीं करता तो म्यू फैंग को हराना भी मुश्किल हो जाता। दूसरा म्यू फैंग ने भी महसूस कर लिया होता है कि जोयान का ऑरा अचानक से बदल गया है, इसलिए वो जोयान को वीक समझने की हिम्मत जरा सी भी नहीं करता। साथ ही उसे पता था कि जोयान ने अब अपना ट्रम्प कार्ड निकाला है और वो उसे कंट्रोल कर रहा है। साथ ही जोयान के ऑरे ने उसे कुछ प्रेशर भी फील कराया था, इसीलिए म्यू फैंग भी अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करते हुए एक पावरफुल एम्परर पावर का यूज करता है और म्यू फैंग की पूरी बॉडी येलो गोल्डन होने लगती है और उसका ऑरा एक पल में ही बढ़ जाता है और देखते ही देखते जोयान उसकी कमर से भी छोटा हो गया होता है। हालांकि जोयान अपने हाथ में एक फ्लेम बॉल को पकड़े हुए खड़ा हुआ होता है, जिसके बाद जोयान उस बोले को कहता है जाओ और उस फ्लेम को म्यू फैंग की तरफ फेंक देता है। दूसरी तरफ म्यू फैंग की बॉडी से निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा वाइल्ड हो गया होता है और जैसे ही एक दूसरे से वे टकराते हैं तो वैंग की आवाज आती है और पूरी त्यानविंग वैली इस शॉक वेव से गूंज उठती है, जिसके बाद टक्कर के बाद एक विशाल मशरूम की तरह धुआं उठता है हवा में और चारों तरफ के फ्लक्चुएशन के बाद ये चीजें धीरे धीरे शांत होती हैं। साथ ही आसपास जो धुआं फैल गया होता है उसने म्यू फैंग और जोयान को ढक रखा होता है। साथ ही हर कोई एनर्जी फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा सा वीक हो गया होता है, इसलिए कोई टाइम पे आगे नहीं बढ़ पाता। आखिरकार सभी लोग खुद को नुकसान न पहुंचे इसीलिए दूर भाग रहे होते हैं। दूसरे की किसी पड़ी है भाई। हालांकि तभी वो गाढ़ा धुआं धीरे धीरे चढ़ता है और दो फिगर समय दिखाई देती है जो कि जोयान और म्यू फैंग थे। और यहाँ पे देखा जा सकता था कि जोयान की फ्लेम बॉल ने म्यू फैंग के कपड़ों को जला दिया था और उसके वस्त्र कर लिए थे, इसलिए वो अपनी बॉडी और इज्जत को बचाने के लिए अपने क्वी आर्मर का ही यूज कर सकता था। दूसरी तरफ जोयान काफी ज्यादा बेहतर लग रहा था और उसकी बॉडी की हालत म्यू फैंग की तरह नहीं थी। हालांकि उसके कपड़े थोड़ी से गंदे थे, लेकिन उन्हें सर्फ एक्सेल डाल के धोया जा सकता था, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं थी। और इस मैच को दोनों के बीच में टाइम माना जा सकता था, जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी। आखिरकार म्यू फैंग पावरफुल पर्सन था और यहाँ पे लोग म्यू फैंग की पावर पे शक करते हैं कि क्या म्यू फैंग वीक है। ये मानने को रेडी ही नहीं थे कि जोयान पावरफुल हो सकता है। उन्हें पता ही नहीं था कि जोयान ने जिस फ्लेम का यूज किया वो हेवनली फ्लेम थी। वे केवल इतना ही जानते थे कि जोयान ने एक एक्सचेंज का इस्तेमाल किया और बंदे को फ्लेम के एक नॉर्मल से गोले से जला दिया। हालांकि ये स्काई फायर जैसी नहीं थी, लेकिन ये हेवनली फ्लेम कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हर किसी को मिल जाए। साथ ही जोयान की हेवनली फ्लेम्स जो दर्जनों फ्लेमों से मिलकर बनी हुई थी, उसका कंपैरिजन कम से कम स्काई फायर की कुछ वीक फ्लेमों से तो ऊपर ही किया जा सकता था। साथ ही जोयान ने जब हुंती आंडी को सील किया था तभी उसने अपनी फ्लेम का ही इस्तेमाल किया था और बड़े आसानी से उसे निपटा दिया था। और अभी भी इस फ्लेम की पावर उतनी ही खतरनाक थी जितनी ये पहले थी। जिसके बाद जोयान और म्यू फैंग एक दूसरे को गले लगाते हैं और म्यू फैंग हल्के से इस्तेमाल करते हुए कहता है ब्रदर जोयान की ताकत तो सच में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और मैं सच में सरप्राइज हूँ कि ब्रदर जोयान की फ्लेम की वो वॉल क्या थी। साथ ही म्यू फैंग के बदले हुए बिहेवियर को देखकर जोंग युआन के भी बिहेवियर बदल जाते हैं। साथ ही बाकी सभी लोग इसे देख रहे होते हैं। वे नहीं जानते थे कि म्यू फैंग ने भी बहुत कुछ सहा है। तभी जोयान कहता है मुझे लगता है कि मैं अगर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता तो मैं आपके साथ कभी टाई ही नहीं कर पाता। तभी म्यू फैंग कहता है मुझे डर है अगर मुझे अपने हाथ पैर नहीं तोड़वाने तो फ्यूचर में मुझे तुमसे दूर ही रहना पड़ेगा। साथ ही जोयान भी अपनी हेवनली फ्लेम्स के बारे में सबको तो नहीं बता सकता था, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका खुलासा किया जा सके। आखिरकार तेवर और जेवर संभाल के रखने वाली चीजें हैं, इन्हें हर किसी को नहीं दिखाया जाता। इसलिए जोयान कहता है ये बस एक नॉर्मल सी स्किल थी, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तभी जोयान के बदले हुए फेस इंप्रेशन और बदलते हुए टॉपिक को देखते हुए म्यू फैंग स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है कि आप अपनी अजीब सी फ्लेम्स के बारे में नहीं बता रहे, शायद ये आपके लिए प्रॉब्लम वाला हो सकता है और डिजास्टर ला सकता है। ठीक है कोई बात नहीं। तभी जोयान कहता है सीनियर म्यू फैंग तो मैं अब जाऊंगा और एक दिन हम फिर से मिलेंगे और एक बार फिर से कंपटीशन करेंगे। और ऐसा कहते हुए जोयान उन्हें प्रणाम करते हुए जोंग युआन के पीछे पीछे निकल पड़ता है। साला गलती हो गई, वे BTTH1 के बाद पहले इसी को एक्सप्लेन करना चाहिए था। इसमें वो सारे अटैक है जो BTTH1 में जोयान यूज किया करता था। जिसके बाद हमें तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और जोयान ऊंचे इस स्क्वायर की तरफ देखता है और उसकी आंखें काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। जिसके बाद वो बिना किसी बात को कहे हुए तुरंत ही अपने घुटने टेक देता है और कहता है मैं जोयान एंसेस्टर को ग्रीट करता हूँ। साथ ही इन तालियों की आवाज के साथ जोयान अच्छे से फील कर सकता था कि उसकी ब्लड लाइन कांप रही है और ये एहसास गलत तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। मतलब सामने जो बंदे थे वो ऑब्वियसली उनमें से जो क्लेन का भी एक एल्डर था। हालांकि जैसे ही जोयान का घुटना जमीन छुपा था कि तुरंत ही एक मजबूत हाथ जोयान को थाम लेता है और सामने एक ओल्ड पर्सन दिखाई देता है जो कि कहता है ठीक है मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियो फैमिली में कोई डाउडी बनकर यहाँ पे आ सकता है। यहाँ तक कि 1000 साल के भीतर केवल एक ही है, इसलिए तुम्हें इतना पोलाइट नहीं होना चाहिए। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें जियो क्लेन लेकर चलते हैं। और ऐसा कहते वो ओल्ड एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और जोयान को पकड़े हुए होते हैं, जैसे एक दादा अपने पोते को बड़े प्यार से देख रहा होता है। सेम वैसा ही एल्डर जोयान को देख रहे होते हैं। तभी एम्परर मिंग जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं अरे ओल्ड जियो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं इसे वापस ले आऊंगा। हालांकि वो आपके जियो फैमिली का मेंबर है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसे अपना डिसाइबल बना लूं, इसलिए इसे मत लेकर जाओ।
साथ ही उनके मन में कुछ अनसेटिस्फाइड फीलिंग्स भी होती हैं। साथ ही जब एम्परर मिंग और जो यान पर ईडेमन ग्रुप द्वारा अटैक किया गया था, तब उसने सुना था कि जो यान के पास, साथ ही उसने जो यान के हैवी जो रूलर को भी देखा था, जो यान ने उस टाइम पे निकाला था और उससे एक मिस्टीरियस ऑरा रिलीज हो रहा था। साथ ही उसे खबर मिली थी कि जो यान वू वोंग के साथ भी फाइट कर सकता था, इसीलिए उसने म्यू फेंग को सुबह जल्दी जाने और जो यान का टेस्ट लेने के लिए कहा था। और उसके बाद उसने अपनी आंखों से देखा था कि जो यान ने म्यू फेंग को किस बुरी हद तक पीटा था और मैच टाई हो गया था। इसलिए दिल में जो यान उसे काफी ज्यादा पसंद आ गया था और उसे पता था कि अगर तियानमिंग वैली जो यान को अपने डिसाइबल के तौर पर एक्सेप्ट करती है तो बिना किसी शक के तियानमिंग वैली की पावर बढ़ने वाली थी। इसलिए उसने फैसला किया था कि जॉन को वो यहीं रखेगा। तभी जियो फैमिली के एंसेस्टर एम्परर मिंग की तरफ से घुमाते हुए कहते, अरे बुड्ढे, लेकिन वो मेरी जियो फैमिली का मेंबर है, मैंने उसे तुम्हें लेने के लिए भेजा था, उसे यहाँ रखने के लिए नहीं। जो यान चलो चलते हैं। एल्डर जियो लॉन्ग की पावर डी जोंग कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल लोगों में से ही थी और उनकी पावर एम्परर मिंग के बराबर 3 स्टार डाउडी पर थी। साथ ही एम्परर मिंग से उनके काफी अच्छे रिलेशन थे। इसलिए जब जो यान के यहाँ आने का सेंस जो फैमिली को हुआ था तो उन्होंने जो यान की सेफ्टी के लिए उन्हें खास तौर पर जो यान को लेने के लिए भेज दिया था और जियो लोंग उससे मिलने के लिए कुछ टाइम निकाल कर आने वाले थे। हालांकि इसका रीजन ये था कि जो जियो लोंग थे वो काफी बड़े जुआरी थे और उन्हें जुए की आदत थी। इसीलिए जब वो यहाँ पे पहुंचे तियानमिंग वैली में तो उन्होंने देखा कि एक एल्डर जुआ खेल रहे थे। देख रहे हो ठरकपन, तो ये भी उसके साथ जुए में बैठ गए। अब जुए को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था, इसीलिए उन्होंने एम्परर मिंग को जो यान को लेने के लिए भेज दिया था। लेकिन अब जब एम्परर मिंग कहते हैं कि जो तियानमिंग वैली में एज अ डिसाइबल वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो भला कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि जो यान को जियो क्लेम में भी तो लेके जाना था। तभी एम्परर मिंग जल्दी से कदम आगे बढ़ाते हुए जियो लॉन्ग के कंधे पे हाथ रखते हुए तुरंत ही एक भयानक स्माइल के साथ कहते, ब्रदर आप देखते हैं कि हमारे बीच किस तरीके का रिलेशन है, क्या आपको धन्यवाद नहीं देना चाहिए कि आपने मुझे इस बच्चे को लेने के लिए भेजा और मैं ठीक ठाके से लेके आया। साथ ही लिटिल ब्रदर जो यान के पास काफी अच्छा टैलेंट है, इसीलिए वो मेरा पहला और पर्सनल डिसाइबल हो सकता है। और अगर जियो यान ऑफिशियली भी इस वैली का डिसाइडर बनने को तैयार है तो क्या आप इससे एग्री होंगे? ये देखकर जियो लॉन्ग तुरंत ही कहता है, लेकिन तुम्हारी टूटी हुई वैली का परवाह कौन करता है। साथ ही वो इस बात को ज्यादा जोर से नहीं कहते क्योंकि उनकी बातों से लग रहा था कि ये दोनों ही काफी पुराने दोस्त थे। जिसके बाद वो कहते हैं, लेकिन ठीक है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, दोस्ती में सब कुछ जायज है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर जो यान खुद फैसला करता है तो वो जो यान का फैसला होगा। और इसके बाद जियो लॉन्ग और एम्परर मिंग दोनों एक ही टाइम पे जो यान को देखते हैं और दोनों के चेहरे पर ओ बेटा जी वाली स्माइल होती है। और एम्परर मिंग जब जियो लॉन्ग को देखते हैं कि वो कोई भी आपत्ति नहीं दे रहा है तो वो स्माइल करते हुए जान की तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई कुछ बोल, अपना मुंह खोल। तभी जोन कहता है, सीनियर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तभी एम्परर मिंग कहते हैं, ब्रदर क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? साथ ही जोन सिर्फ एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा ही लव और काइंडनेस को याद रखता था और जोन को अच्छी तरीके से याद था जब वो पहली बार यहाँ पे आया। तो अगर एम्परर मिंग के लिए नहीं होता तो शायद वो यहाँ वहाँ भटक रहा होता। इसलिए अभी के लिए नाम का डिसाइबल होने में कोई नुकसान नहीं था, बाद में ऑफिशियल डिसाइबल बन जाएंगे। इसलिए जोन कहता है, ठीक है, मैं एग्री हूँ। ये देखकर एम्परर मिंग रिलैक्स फील करते हुए कहते हैं, जो यान अब से तियानमिंग वैली का नाम का डिसाइबल है। और क्योंकि अब जो यान तियानमिंग वैली का डिसाइबल बन गया है और जो यान जियो फैमिली का भी मेंबर है तो सभी पहलुओं में ये तियानमिंग वैली के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहते हुए एम्परर मिंग स्माइल करते हुए से हिलाते हैं। दूसरी तरफ जियो लॉन्ग कुछ भी नहीं कहते और इसके बाद कहते हैं, आपने अभी क्या कहा? आप पैसा कमाया है। और एम्परर मिंग के बोलने के बाद वो तुरंत ही अपने हाथ से एक ब्लू स्टोन निकालते हैं और जो यान को दे देते हैं। तभी जो इसे देखने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है और काफी देर तक देखने के बाद भी उसे इस पत्थर या की स्टोन के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं मिलता। एम्परर मिंग ने ये स्टोन दिया है। हालांकि जब जियो लॉन्ग इस स्टोन को देखते हैं तो वो तुरंत ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तुरंत ही चिल्लाते हुए कहते हैं, यो मिंग झूठे, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा इच्छुक हो, यहाँ तक कि तुम ग्राउंड कंपास को भी बाहर निकालने के लिए और उसे देने के लिए रेडी हो। जब एम्परर मिंग ये सुनते हैं तो वो भी जियो लॉन्ग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे ओल्ड जियो, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए हमेशा ग्रेटफुल रहा हूँ, क्या मैंने तुम्हें ये कंपास नहीं दिया था? ये देखकर जियो लॉन्ग अपना मुंह चपटा कर लेते हैं और उसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं, लेकिन मेरा बाला इसकी तरह अच्छा नहीं है, ये कितना बड़ा है। और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उनके साथ गलत हुआ हो। ये देखकर एम्परर मिंग पैर पटकते हुए कहते हैं, अरे तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है तो मुझे वापस कर दो। और ये दोनों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं। तभी जियो लॉन्ग एक कदम पीछे हटते हुए कहते हैं, नहीं मतलब मेरा वो नहीं था, ये अच्छा है, मैं इसे क्यों लौटाऊं? मैं नहीं लौटाऊंगा, आखिरकार ये तुमने मुझे दिया है, तुम्हारा गिफ्ट है, तुम्हें बुरा लगेगा। तभी एम्परर मिंग कहते तो ठीक है, मुझे भी इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, और जो यान मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं। और इतना कहते हुए एम्परर मिंग जियो लॉन्ग को साइड में करते हुए जो यान को अपने साथ ले जाते हैं। ये देखकर तो जियो लॉन्ग तुरंत ही शॉक रह जाते और कहते, बदल गया, इतनी जल्दी बदल गया? दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, जो यान के आते ही हमारा प्यार ना रहा। दूसरी जो एम्परर मिंग जो यान को पकड़ कर ले जाते और कहते हैं, तुम इस पत्थर को ऐसे मत देखो। और उसके बाद वो पत्थर जो यान से लेते हैं और कहते हैं, ये स्टोन काफी ज्यादा कीमती है और इस पत्थर को अर्थ कंपास कहा जाता है और केवल मैं तियानमिंग
पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इसे बना सकता हूँ। साथ ही इस चीज को बनाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है। दरअसल ये एक छोटा सा वार्म होल है, लेकिन इसका कंपैरिजन वार्म होल से नहीं किया जा सकता। वार्म होल के बारे में आपको ड्यूकी कॉन्टिनेंट में पता है, वार्म होल से आप स्पेस में ट्रेवल कर सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये BDTH 1 के बाद सेकंड इसी को एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्योंकि इसमें सब सिमिलर चीजें हैं। और जब आप अपनी ओरिजिन कोई को या कि डुई कोई या फाइटिंग कोई को इस कंपस के अंदर डालते हैं तो इससे एक तेज लाइट निकलती है, जो कि प्रेजेंट टाइम की लोकेशन को देखती है। और जब तक आप कोई स्पेशल एरिया में नहीं है, तब तक आप कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये सुनकर तो जॉन हैरान होते हुए कहता है, वाह, सच में ये क्या इतनी अच्छी चीज है। उसे उम्मीद नहीं थी कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर इतनी रेयर चीजें भी होंगी। सत्य एम्परर मिंग ने जो कहा उसके अकॉर्डिंग जॉन काफी सावधानी से अपनी डुई से उस ब्लू स्टोन को फैमिलियर कराता है और एक बॉल को कंडेंस करता है, और वो लाइट दिखाई देती है और इसके बाद गायब हो जाती है। ये देखकर वो सच में कहता है, अरे ये वास्तव में सरप्राइजिंग है, ये वास्तव में वर्क करता है। क्या मैं सच में जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा सकता हूँ? इससे तो मैं उड़ने से भी बच सकता हूँ, जिससे मेरा टाइम भी काफी ज्यादा बचेगा। साथ ही इसका यूज तो भागने के लिए भी किया जा सकता है फाइट से। ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद मास्टर। और जोयान काफी खुश होता है। ये सुनते एम्परर मिंग स्माइल करते हुए कहते हैं, अरे बस हो गया, कुछ नहीं, इसे रख लो। ये सुनकर जॉन जल्दी से उस स्टोन को स्टोरेज रिंग में डाल लेता है। दूसरी तरफ जो लॉन्ग ने पहले ही स्पेस में एक क्रैक क्रिएट कर लिया होता है, जिसके बाद वो कहते हैं, जोयान हमें चलना चाहिए, अभी भी क्लेन के अंदर बहुत कुछ करना है, तो चलें। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।